हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कहानी की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें शायद सिर्फ दुख और मुसीबतों को ही लिखा गया है। खैर, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ शुरू से ही बताता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ में रहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरी माँ मुझे बताया करती हैं कि मेरे पिताजी एक किसान थे और उनकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई थी। वो सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए गए थे और वहीं उन्हें एक सांप ने काट लिया। सही समय पे इलाज ना मिलने के कारण वो हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो एक सिलाई मशीन चलाया करती हैं और उसी से जो कमाई होती है उन पैसों से ही हमारा घर भी चलता है और वो मुझे पढ़ने के लिए पैसे भी देती हैं। मैं भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपनी माँ से बार बार कहता हूँ कि माँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेता हूँ जिससे मैं कुछ पैसों को कमा पाऊंगा और उन पैसों से हमारे ऊपर के कर्ज थोड़ा कम हो पाएंगे। पर मेरी माँ का कहना होता है कि तुम्हें पढ़ना है, भले ही मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ जमीन और ही बेचना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी है और कोई अच्छा सा जॉब लेना है। मेरी माँ मुझसे बार बार ऐसा कहा करती है और यही कारण है कि मैं भी अब तक पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन वो दशहरा का समय था। हमारे कॉलेज कोचिंग पूरे 10 दिनों के लिए बंद हो चुके थे। इसीलिए मेरे कुछ दोस्त जो वहाँ दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे वो भी गाँव आए हुए थे। वो विजयदशमी का दिन था और मैं अपने घर में अपनी माँ के कुछ कामों में हाथ बटा रहा था। तभी मेरे कुछ दोस्त घर आ गए और वो मुझसे कहने लगे, भाई चलना, यहाँ अपने ही पास वाले शहर में दुर्गा माता का मेला लगा हुआ है, वहाँ से हम लोग घूम कर आते हैं। मेरे दोस्त मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, भाई देख, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम करने हैं। हालांकि जाने का मन तो मेरा भी था, पर वहाँ मेले में पैसे खर्च होते और मेरे जेब में एक भी रुपए नहीं थे। मेरे दोस्त मुझसे बार बार जिद किए जा रहे थे, भाई वहाँ मेले में घूम कर आते हैं, चलना। लेकिन मैं उसे बार बार मना किए जा रहा था। तभी मेरी माँ शोर शराबा सुन के वहाँ घर के बाहर आ गई और वो हमसे कहने लगी, क्या हुआ, कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम लोग। तभी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बंटी, वो मेरी माँ से कहने लगा, आंटी देखो ना, इसे क्या हुआ है, ये मेले में क्यों नहीं जाना चाहता। ये हमसे कह रहा है कि इसे कोई काम है, लेकिन ये काम को कल भी तो कर सकता है ना। अब बंटी की बात सुनकर मेरी माँ मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। मैं थोड़ा सा मायूस था और मेरी माँ समझ गई कि मैं मेले में क्यों नहीं जाना चाहता। तभी मेरी माँ मुझसे कहने लगी, चला जा बेटा, तुम्हारे दोस्त इतने जिद कर रहे हैं और वैसे भी दुर्गा माता का ये मेला पूरे साल में एक बार लगता है। मेरी माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उन्हें इशारे में ये बताना चाहता था कि माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कि तभी मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, तुम्हारे दोस्त इतने जिद कर रहे हैं, चला जा। मेरी माँ ऐसा कह रही थी और मैं भी मान गया था। मैं अपने दोस्तों से कहने लगा था, तो फिर ठीक है, हम लोग शाम को चलते हैं। हम शाम के लगभग 6 बजे तक वहाँ मेले में पहुँचेंगे और फिर रात के लगभग 11 बजे तक हम अपने घर वापस लौट आएंगे। मेरे दोस्त भी मान गए थे और वो अपने अपने घर चले गए। उनके जाते मैं अपनी माँ के पास पहुँचा। वो सिलाई मशीन चला रही थी और मैं उनके कुछ कामों में फिर से हाथ बटाने लगा। तभी मेरी माँ मुझे अपने पर्स से निकालकर 200 रुपये देते हुए कहने लगी, ये लो, तुम्हारे दोस्त मेले में जाने के लिए कह रहे थे, जाओ तुम ये काम रहने दो, मैं ये कर लूंगी। मेरी माँ मुझे अपने पर्स से निकालकर 200 रुपये दे रही थी और मैं देख पाया था उनके पर्स में सिर्फ 200 रुपये ही पड़े हुए थे और वो मुझे दे रही थी। मैं अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं मेले में नहीं जाना चाहता, वैसे भी मेले में सिर्फ फिजूल के खर्चे होते हैं, मैं फिजूल के खर्च नहीं करना चाहता। आपके पास सिर्फ 200 रुपये पड़े हुए हैं, अगर मैं इन पैसों को मेले में खर्च कर दूंगा और कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगी। तब मेरी माँ कहने लगी थी, पैसे क्या है बेटा, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मैं कल फिर से सिलाई मशीन चलाऊंगी, किसी के कपड़े को सिलूंगी और उसके बदले मुझे कुछ पैसे फिर से मिल जाएंगे। लेकिन ये त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, ये मेला साल में सिर्फ एक बार लगता है, जाओ तुम मेले में घूम कर आओ। मेरी माँ मुझसे ऐसा कहे जा रही थी और मैं भी मान गया था। फिर शाम के लगभग 6 बजे मेरे सारे दोस्त घर आ गए
और वो कहने लगे तो चलें। फिर मैं भी अपने दोस्त के साथ मेले में पहुंच गया। मेले में पहुंचते ही हम सबसे पहले दुर्गा माता के दर्शन किए। उसके बाद हम वहाँ मेले में घूमने लगे। वहाँ कई सारे झूले लगे हुए थे, कई सारे जादूगर जो वहाँ अपने करतब दिखा रहे थे और हम वहाँ ऐसे ही मेले में घूम रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, प्रतीक देखना, वहाँ एक इच्छाधारी नागिन का शो चल रहा है। उसमें एक लड़की जो हमारे आंखों के सामने इंसान से नागिन में बदल जाती है। चलना हम वो शो देख कर आते हैं। फिर हम भी चलते हुए उस कपड़े से बने हुए टेंट के पास पहुंचे जिसके अंदर ये शो दिखाया जा रहा था। लेकिन वहाँ उस टेंट के अंदर जाने वाले दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो हमसे कहने लगा, देखो तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते, एंट्री फीस 200 रुपये है, 200 रुपये दो तभी मैं तुम लोगों को अंदर जाने दूंगा। वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं अपने दोस्तों से कहने लगा, यार एंट्री फीस तो 200 रुपये है, छोड़ हम ये शो नहीं देखते हैं। वैसे भी इसमें होता कुछ नहीं है, बस लाइट इफेक्ट का कमाल होता है जो एक लड़की को इंसान से सांप में बदल देता है। छोड़ हम ये शो नहीं देखते हैं, इसके बदले हम इन पैसों से कुछ खा पी लेंगे जो हमारे शरीर में भी लग जाएगा और इसमें तो हमारे पैसे फिजूल के ही खर्च हो जाएंगे। छोड़ हम ये शो नहीं देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों का कहना था, क्या यार तू भी इतना सोचता है, हमें शो देखना है। अगर तुम नहीं देखना चाहते तो तुम यहीं इसी टेंट के बाहर खड़ा रहो, आधे घंटे में शो खत्म हो जाएगा और फिर आधे घंटे बाद में तुमसे मिलूंगा। मेरे दोस्त मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, तो फिर ठीक है तुम लोग जाकर देखो, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, मैं यहीं कहीं मेले में रहूंगा, मुझसे तुम मिल लेना जब तुम बाहर निकलोगे तब। मेरे दोस्त भी मान गए थे और वो वहाँ उस टेंट के अंदर शो देखने के लिए चले गए। अब मैं भी सोचने लगा, चलता हूँ, यहाँ खड़ा रहकर दोस्तों का इंतजार करने से अच्छा है कि मैं मेले में घूम लूँ। फिर जब 30 मिनट पूरे होने वाले रहेंगे उससे पहले पहले मैं इसी टेंट के पास आकर खड़ा हो जाऊंगा, जिससे हमारे दोस्त भी मुझे मिल जाएंगे। यही सोचकर मैं मेले में घूमने लगा। वहाँ मैं लगभग 15 मिनट तक मेले में घूमता रहा और घूमता घूमता अब मैं मेले के आखिरी वाले छोर पर पहुंच आया था जहाँ पे सिर्फ 2 से 4 दुकानें ही थी। मैं वहाँ उन दुकानों पर जा जाकर देख रहा था कि आखिर इन दुकानों में मिलता क्या है। तभी मेरी नजर पड़ी वहीं के एक टेंट पे। ये टेंट इस मेले के बाहर बना हुआ था जिसके आसपास ना तो कोई दुकानें थी और ना ही कोई टेंट। वहाँ पे सिर्फ ये इकलौता टेंट था और वहाँ उस टेंट के ऊपर एक ट्यूबलाइट को लगाया गया था। वो ट्यूबलाइट वहाँ पे मध्यम मध्यम से रोशनी कर रही थी और मैं उसी ट्यूबलाइट की रोशनी में देख पा रहा था। वहाँ उस टेंट के ऊपर वाले हिस्से में एक बड़ा सा पोस्टर को लगाया गया था जिसमें कई सारे अलग अलग ग्रह के तस्वीरें बने हुए थे। वहाँ उस पोस्टर में कुछ शब्द भी लिखे हुए थे, लेकिन उन शब्दों को मैं इतनी दूरी से नहीं पढ़ पा रहा था। मैं सोचने लगा, चलता हूँ, देखता हूँ कि आखिर वहाँ उस टेंट में क्या होता है। यही सोचकर मैं उस टेंट के पास जाने लगा। वहाँ उस टेंट के आसपास मेरे अलावा और कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था और मैं चलता हुआ उस टेंट के पास पहुंचा। वहाँ उस टेंट के एक ओर बड़ा सा कचरे का ढेर था और मैं वहाँ उस टेंट के पास खड़ा होकर उस बड़े से पोस्टर को देखने लगा। वहाँ उस पोस्टर में लिखा गया था, दूसरी दुनिया का भूल भुलैया, एंट्री फी सिर्फ 10 रुपए। वहाँ उस पोस्टर में अलग से दिखने वाले कई सारे ग्रहों के तस्वीर बने हुए थे और मैं सोचने लगा, दूसरी दुनिया का भूल भुलैया, ये क्या हो सकता है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी किसी ने अचानक से मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रख दिया। पहले तो मैं थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा वहां मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा था जिसकी हाइट लगभग 7 फुट के करीब होगी। एक काफी लंबा चौड़ा व्यक्ति था और उसने अपने शरीर में काले रंग के कपड़े को पहन रखा था। उसके सर पर एक लाल रंग की टोपी थी और उसने उस टोपी से अपने आधे चेहरे को ढक रखा था। उसका आधा चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था और मैं देख पा रहा था उसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का पेंट करवा रखा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई जोकर है, लेकिन ये जोकर से थोड़ा अलग सा भी लग रहा था। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी वो व्यक्ति मुझसे कहने लगा, तुम्हें जाना है, तुम घूमना चाहोगे मेरे इस भूल भुलैया को, दूसरी दुनिया के भूल भुलैया को। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, दूसरी दुनिया का भूल भुलैया, ये क्या है। तो उसका कहना था, वहां टेंट के अंदर हमने भूल भुलैया को बना रखा है जिसके अंदर कई सारे दरवाजे हैं। जब तुम उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। वहां जितने भी दरवाजे हैं, हर दरवाजे के पीछे तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई और ही दुनिया है। तुम्हें वहां कई सारे दुनिया का अनुभव होगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या तुम जाना चाहोगे, मेरे इस भूल भुलैया में घूमना चाहोगे।
दूसरी दुनिया के भूल भुलैया में? वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, नहीं नहीं, मैं आपके इस भूल भुलैया में नहीं घूम पाऊंगा, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाता हूँ। मैं ऐसा बोलकर वहां से जाने लगा और तब वो व्यक्ति मेरा एक हाथ पकड़ लिया और वो मुझे पीछे खींचते हुए कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम्हें इस भूल भुलैया में घूमना ही पड़ेगा, घूम लो ना यार, क्या है, सिर्फ 10 रुपए ही तो एंट्री फीस है, तुम्हें भी मजा आएगा। सिर्फ 10 रुपए में तुम इस भूल भुलैया में घूम पाओगे और सच बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, ऐसा अनुभव जो तुम कभी अपने जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, अंदर घूम लो, 10 रुपए तो लग रहे हैं। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि जिस तरह से इसने मेरे हाथ को पकड़कर पीछे खींचा था, अगर मैं इसे ना कहता तो हो सकता था कि ये मेरा कुछ नुकसान भी पहुंचाता। इसीलिए मैं थोड़ा सा डर भी गया था और मैं उसे कहने लगा, ठीक है भाई साहब, आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं घूम लेता हूँ। मैं इतना बोलकर उसे 10 रुपए दिए और फिर मैं उस टेंट के अंदर पहुंच गया। वहां सामने ही 2 दरवाजा बना हुआ था, जिसके ऊपर 2 ग्रह के तस्वीर बने हुए थे। पहले दरवाजे पर पृथ्वी का तस्वीर बना हुआ था और दूसरे दरवाजे पर किसी अलग ही ग्रह का तस्वीर बना हुआ था। और मैं सोचने लगा, ये कैसा भूल भुलैया है, ऐसा भूल भुलैया के बारे में मैं पहले कभी नहीं सुना। चलता हूँ, इस दूसरे वाले दरवाजे के अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है। वहां पहले वाले दरवाजे के ऊपर पृथ्वी का तस्वीर बना हुआ है। यकीनन उस दरवाजे के अंदर पृथ्वी जैसा ही नजारा दिखेगा, वहां जो कुछ भी होगा लेकिन पृथ्वी जैसा ही नजारा दिखेगा। इस दूसरे वाले दरवाजे के अंदर जाता हूँ। यहाँ इस दरवाजे के ऊपर किसी अलग ही ग्रह का तस्वीर लगा हुआ है। यकीनन इस दरवाजे के पीछे किसी दूसरी दुनिया का नजारा होगा। चलकर देखता हूँ कि आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। यही सोचकर मैं उस दूसरे दरवाजे के अंदर चला गया। मैं जैसे ही अपने कदम उस दूसरे दरवाजे के अंदर रखा था कि तभी मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गई। ऐसा लगा था कि मुझे एक झटका सा लगा और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैं अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा सामने का नजारा बहुत ही बदला बदला सा था। यहाँ जमीन पे सभी जगह हरे भरे घास थे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सभी जगह हरे भरे घास। ऊपर आसमान थे और आसमान में सूरज भी थे। मैं हैरान था, अभी तो रात का समय है, फिर आसमान में सूरज कहां से आ गया और मैं ये किस जगह पे आ गया? क्या ये पेंटिंग है? वहां आसमान में ये जो सूरज है ये कोई बल्ब हो सकता है जिसकी रोशनी यहाँ जमीन पर पड़ रही है। और यहाँ ये जो नीचे हरे भरे घास लगे हुए हैं, क्या ये नकली घास हो सकते हैं, प्लास्टिक से बने हुए घास? मैं वहां जमीन पर बैठ गया और एक घास को उखाड़ कर देखा। वो मेरे हाथ में उखड़ कर आ गया था और मैं उसे देखने लगा, क्या ये प्लास्टिक के घास है या नहीं। मैं उसे अपने हाथों से पीच कर देख रहा था, मैं उसे दबा कर देख रहा था। प्लास्टिक के घास होंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये ऐसे दबेंगे नहीं। लेकिन जब मैंने उस घास को दबाया, अपने हाथ से उस पर थोड़ा सा बल लगाया, तो वो घास जैसे मेरे हाथ से दब गए थे। उससे थोड़े थोड़े हरे रंग का जूस निकलना शुरू हो गया था और मैं हैरान था, यहाँ का घास भी जैसे असली सा लग रहा है। क्या हो सकता है ये, कैसा भूल भुलैया है? मैं पीछे पलट कर देखा, वहां पीछे कोई दरवाजा नहीं था। पीछे वहां सभी जगह आसमान और यहाँ जमीन पर हरे भरे घास। मैं समझ नहीं पा रहा था, पीछे तो दरवाजा होना चाहिए, ये कहाँ में आ गया? मैं वहां अपने कदम पीछे करके देखने लगा, हो सकता है यहाँ पे दरवाजा होगा जो मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं अपने कदम पीछे करता गया, लेकिन मैं उस दरवाजे से बाहर ही नहीं आ पाया था। मैं समझ नहीं पा रहा था, यहाँ तो दरवाजा होना चाहिए, आखिर यहाँ पे दरवाजा क्यों नहीं है? यहाँ से दरवाजा गायब कैसे हो गया? मैं वहां काफी देर तक आगे पीछे होता रहा। हो सकता है मेरे प्रयास करने से मैं उस दरवाजे के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेरे कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाया। मैं हैरान था, आखिर यहाँ से दरवाजा गायब कहाँ हो गया? मैं अपने एक कदम को ही तो आगे कर उस दरवाजे को पार करके यहाँ आया था, लेकिन यहाँ से ये दरवाजा कैसे गायब हो गया? मेरे एक कदम पीछे करते ही मुझे उस दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो जैसे कोई दरवाजा है ही नहीं। कहाँ चला गया वो दरवाजा? मैं वहां काफी ज्यादा हैरान था। मैं बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मैं वहां से बाहर ही नहीं निकल पाया। अब मैं सोचने लगा, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो घूम ही लेता हूँ। मैं यहाँ थोड़ी देर घूमता हूँ, हो सकता है यहाँ आसपास कोई दरवाजा मुझे मिले। मैं यही सोचकर वहां आगे बढ़ने लगा। सभी जगह हरे भरे घास थे और मैं ऐसे ही वहां लगभग 20 मिनट तक घूमता रहा। मैं वहां लगातार आगे बढ़े ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा वहां मुझसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। ये गड्ढा इतना बड़ा था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जैसे कोई तालाब हो। उसके अंदर पानी भी था
और मैं सोचने लगा, चलकर देखता हूँ कि वहां उस बड़े से गड्ढे में वो जो पानी भरा हुआ है वो पानी असली है या फिर नकली है। यही सोचकर मैं उस बड़े से गड्ढे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस गड्ढे की ओर बढ़ता जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि वहां उस बड़े से गड्ढे में पानी नहीं बल्कि कुछ और ही है। मैं चलता हुआ उस गड्ढे के पास पहुंचा और तब मैंने देखा वहां उस गड्ढे में पानी नहीं बल्कि सफेद रंग के बादल थे, जो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां उस गड्ढे में पानी है। यहाँ ये बादल इस गड्ढे के जरिए थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर भी निकल रहा था और मैं हैरान था, गड्ढे के अंदर बादल कैसे हो सकते हैं? क्या यह गड्ढा आसमान में बादलों के पास बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जमीन है। मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ ये तो जमीन है। यकीनन यहाँ इस गड्ढे के नीचे किसी खास तरह के मशीन को लगाया गया होगा, जो कि यहाँ पे बादल बनाने का काम कर रहे होंगे, धुएं बनाने का काम कर रहे होंगे। यही सोचकर मैं वहां आगे बढ़ने लगा। मैं चलता हुआ कुछ दूर और आगे गया और तब मैंने देखा वहां अब जमीन ही खत्म हो गई थी। वहां आगे सभी जगह सफेद रंग के बादल ही बादल। जहां तक मैं देख पा रहा था सभी जगह बादल ही बादल। मैं हैरान था, ये कौन सी जगह है? क्या मैं आसमान में खड़ा हूँ? नहीं, मैं तो उस टेंट के अंदर आया था और ये यकीनन भूल भुलैया होगा। यहाँ ये जो बादल है ये नकली बादल होंगे या फिर पेंटिंग होगा, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि काफी दूर तक ये बादल है। असल में ये ज्यादा दूर तक बादल नहीं होंगे, इसे इसी तरह से बनाया गया होगा कि देखने वाले को ऐसा लगे ये बादल काफी दूर तक हैं। अब मैं आगे नहीं जाना चाहता था। मैं पीछे पलट गया और मैं फिर से वहां आसपास घूमने लगा। मैं वहां देख रहा था कि आखिर यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहाँ पे दरवाजा बनाया गया है। यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई ना तो कोई दरवाजा होगा ही। मैं वहां काफी देर तक घूमता रहा और अब शाम हो चली थी। यहाँ कुछ ही देर में अब सूरज डूब जाते, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दरवाजा मिला ही नहीं। मैं हैरान था, आखिर मैं कितनी देर तक यहाँ पर फंसा रहूंगा। मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने देखा वहां बादलों से अजीब से दिखने वाले जीव निकलना शुरू हो गए थे। शायद ये कोई पक्षी था जिसके शरीर पर 2 बड़े बड़े पर थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई चमगादड़ हो, लेकिन बड़े आकार का चमगादड़। इसका आकार काफी बड़ा था और वो सारे चमगादड़ बादल से निकल कर बाहर आसमान में उड़ना शुरू हो गए थे। मैं वहां जमीन पर खड़ा उन सारे चमगादड़ों को देखे जा रहा था कि तभी उनमें से एक चमगादड़ जो मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गया और तब मैं देख पाया था इस चमगादड़ का आकार इतना बड़ा था कि मैं उसके आधे शरीर तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो चमगादड़ लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मैं भी उसे ही देखे जा रहा था कि ताकि ये मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। कि तभी वो चमगादड़ आसमान में उड़ा और फिर काफी रफ्तार से उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मुझे पीछे से एक जोरदार झटका दे मारा। मैं 2-4 कदम पीछे जाकर गिरा था और फिर से वो चमगादड़ आसमान में उड़ पड़ा। मैं फिर से जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और वो चमगादड़ फिर से उड़ता हुआ मेरी ओर आया और मुझे फिर से एक जोरदार झटका दे मारा। फिर से मैं कुछ दूर जाकर गिरा था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये चमगादड़ मुझे अपने पंखों से मार क्यों रहा है, मुझे पीछे क्यों धकेलता जा रहा है। कि तभी मैंने देखा वहां पीछे बादलों का समुंदर था। सभी जगह बादल ही बादल और ये चमगादड़ मुझे इसे धक्का देते हुए अपने पंखों से मुझे बार बार मारते हुए उसी ओर ले जा रहा था जहां पे सभी जगह बादल ही बादल थे। मैं अब उठना ही नहीं चाहता था, जमीन पर से उठना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं फिर से उठकर खड़ा होता तो चमगादड़ फिर से उड़ता हुआ मेरी ओर आता और मुझे एक जोरदार झटका दे मारता। इसी वजह से मैं अब उठना ही नहीं चाहता था। लेकिन वो चमगादड़ वहां आसमान में उड़ता हुआ मेरी ओर लगातार घूरे जा रहा था और जब मैं लगभग कुछ देर तक नहीं उठा तब वो चमगादड़ फिर से उड़ता हुआ आया और वो अपने पंखों से मुझे फिर से एक जोरदार झटका दे मारा। मैं जमीन पर लेटा हुआ था, इसके बावजूद भी वो चमगादड़ उड़ता हुआ आया और अपने बड़े से पंखों से मुझे जोरदार झटका दे मारा। मैं लुढ़कता हुआ काफी पीछे जाकर गिरा था और अब मैं समझ गया था चाहे मैं लेटा रहूं या फिर खड़ा रहूं, ये चमगादड़ मुझे पीछे धक्का देते ही जाएगा। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। मैं वहां इधर उधर भाग रहा था, उस चमगादड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे और भी कई सारे चमगादड़ आ गए। मुझे से भागता देख वहां पे कई सारे चमगादड़ आ गए थे और वो सभी चमगादड़ मुझे पीछे धक्का देना शुरू हो गए थे। सभी चमगादड़ उड़ उड़ कर आते और मुझे अपने बड़े से पंखों से पीछे की ओर धक्का देकर जाते और अपने पंखों से मुझे झटका मारते और मैं पीछे जाकर गिरता।
इसी तरह से सारे चमगादड़ मुझे मारते मारते, अपने पंखों से मारते मारते वहां बादलों तक लेकर आ गया था, जहां पे सभी जगह बादल ही बादल थे। बस एक आखिरी झटका वो चमगादड़ मुझे मारते और मैं उन बादलों की समुंदर में जाकर गिरता कि तभी वहां एक चमगादड़ उड़ता हुआ आया था और मुझे एक जोरदार झटका दे मारा। मैं वहां बादलों की समुंदर में जाकर गिरा और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं एक टापू पर खड़ा था और यहाँ सभी जगह रेत ही रेत, यहाँ चारों ओर रेत ही रेत था और इन रेत के बीच में एक छोटा सा टापू था जिस पर मैं खड़ा था। लेकिन यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर कुछ ही देर में जलना शुरू हो जाएगा। मैं वहां आसमान की ओर देखने लगा। आसमान में सूरज तो था, लेकिन ये आग का लावा जैसा लग रहा था, एक बड़ा सा आग का लावा लग रहा था। और मैं सोचने लगा, क्या ये उस टेंट के अंदर बना हुआ नकली भूल भुलैया वाली दुनिया है या फिर ये सच में कोई असल की दूसरी दुनिया है? कहीं मैं असल में किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ ये गर्मी ये मुझे महसूस हो रही है। वहां दूसरी दुनिया में भी चमगादड़ थे। यकीनन ये कोई नकली बनाया हुआ दुनिया नहीं है, बल्कि सचमुच में मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। वहां उस टेंट के अंदर दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा होगा और मैं उस दरवाजे के जरिए दूसरी दुनिया में आ गया। और वहां उस बादल के नीचे इस दुनिया में आने का दरवाजा होगा और उस दरवाजे के जरिए मैं यहाँ इस दुनिया में आ चुका हूँ। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर मैं इस टापू पर कुछ देर और खड़ा रहा तो मेरे शरीर जलना शुरू हो जाएंगे, मेरे कपड़े जलना शुरू हो जाएंगे। मुझे यहाँ से आगे चलना होगा। हो सकता है रेगिस्तान में मुझे कहीं छिपने की जगह मिल जाए जहां पर मैं छिप पाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और खड़ा रहा तो मेरे शरीर जलना शुरू हो जाएंगे। यही सोचकर मैं वहां उस टापू पर से नीचे उतरकर रेत में आ गया। और जब मैं वहां रेत में अपने कदम रखा था कि मेरे कदम थोड़ा सा नीचे धंस गए। मैं अपने पैर में जूते को पहन रखा था, जिस वजह से मेरे पैर तो नहीं जल रहे थे, लेकिन रेत की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैं क्या करता, मुझे आगे तो चलना ही था, क्योंकि अगर मैं इसे एक जगह पर कहीं खड़ा रहता तो मेरा शरीर जलना शुरू हो जाता, मेरे कपड़े जलना शुरू हो जाते। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरा पैर थोड़ा थोड़ा वहां रेत में धंसता, लेकिन मैं काफी मुश्किलों से आगे बढ़ता ही चले जा रहा था। मेरे जूते काफी ज्यादा गर्म हो गए थे, क्योंकि वहां के रेत काफी ज्यादा गर्म थे। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं मेरा ये जूता पिघलना ना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरा ये जूता प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर ये रेत इतने ज्यादा गर्म है तो मेरे जूते भी पिघल सकते हैं। मैं यही सोचता हुआ आगे बढ़े जा रहा था और अब मुझे प्यास भी काफी ज्यादा लगना शुरू हो गई थी। मेरे शरीर से काफी ज्यादा पसीने टपक रहे थे और मुझे प्यास इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि मुझसे अब आगे तक नहीं चला जा रहा था। मैं वहां आसपास पानी को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पानी कहाँ से मिलता? इस रेगिस्तान में पानी कहाँ से आता इतनी ज्यादा गर्मी में? मैं वहां एक जगह खड़ा होकर आसपास देख रहा था, अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था, लेकिन कहीं पे भी पानी का नामो निशान नहीं था। अब मैं सोचने लगा, शायद मेरा अंत तय है, मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं अब चल नहीं पा रहा, कहाँ जाऊं मैं? अगर मैं यहाँ एक जगह पर खड़ा रहा तो मेरा शरीर कुछ ही देर में जलना शुरू हो जाएगा। मुझे आगे तो चलना ही होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ी वहीं रेगिस्तान में कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा चट्टान था और मैं सोचने लगा, उस चट्टान के पास चलता हूँ। यकीनन वहां उस चट्टान के दूसरी ओर छांव होगी। सूरज की रोशनी इस चट्टान पे एक ओर पड़ रही है तो दूसरी ओर छांव होगी। चलता हूँ, वहां छांव में ही शाम तक बैठा रहूंगा। जब तक यहाँ पे सूरज डूब नहीं जाता तब तक मैं उसी चट्टान के छांव में बैठा रहूंगा और शाम होते ही मैं आगे की ओर निकल जाऊंगा। मैं यही सोचकर किसी तरह से चलता हुआ उस चट्टान के पास गया। सच में वहां पे थोड़ी दूर तक छांव था जहां पर मैं आराम से बैठ सकता था। मैं उसी चट्टान के पास बैठ गया, लेकिन यहाँ चट्टान की गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी। ये चट्टान काफी ज्यादा गर्म था और मैं वहीं किसी तरह से बैठा रहा। ये गर्मी इतनी ज्यादा तेज नहीं थी जितना कि यहाँ सूरज की रोशनी तेज थी। मैं किसी तरह से वहां पर बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि आखिर सूरज कब डूबेगा। लेकिन वहां लगभग 5 घंटे तक बैठने के बाद भी सूरज अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वहां सूरज आसमान में अपनी जगह पर ही था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कभी रात नहीं होती, हमेशा दिन ही रहता है। अब मैं सोचने लगा, क्या करूं? मैं यहाँ पे भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से तो बाहर निकलना ही होगा। यहाँ
इस दुनिया से भी बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। मुझे वो रास्ता ढूंढना ही होगा। पहले तो मुझे पानी की तलाश करनी है। पानी कहाँ पर मिलेगा? अगर मैं कुछ देर तक और पानी नहीं पिया तो शायद मेरी मौत प्यास के कारण ही हो जाएगी। मुझे आगे तो चलना ही होगा, पानी की तलाश करना ही होगा। मैं वहां उस चट्टान के पास से उठ खड़ा हुआ और आगे की ओर चलना शुरू हो गया। मैं कुछ दूर आगे गया और तब मैंने देखा वहां मुझे कुछ ही दूरी पर दो व्यक्ति बैठा हुआ था। वो जमीन पर बैठा कुछ कर रहा था और मैं खुश था। चलो, मुझे यहाँ पर इंसान तो दिखाई दिया। मैं चलता हुआ उसके पास जाने लगा, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा वहां जमीन पर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर उसमें आग जलाया गया था और वहां उसी आग के आसपास वो दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसे इतनी गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा हो और वो यहाँ जमीन पर लकड़ियों में आग जलाकर आग की गर्मी ले रहा हो। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ी उसके शरीर के ऊपर। उसके शरीर से थोड़े थोड़े धुएं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी चमड़ियां झुलस रही है और मैं हैरान था। इतनी गर्मी के कारण इनकी चमड़ियां झुलसने के बावजूद भी ये आग की गर्मी ले रहे हैं। कैसे इंसान है ये? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वो दोनों व्यक्ति मेरी ओर देखने लगे। पहले तो अपनी नजरें झुकाए वहां आग की ओर देखे जा रहे थे, लेकिन अब वो मेरी ओर देखना शुरू हो गए थे। वो लगातार मुझे घूरे जा रहे थे और मैं थोड़ा डरते हुए उनसे कहने लगा, पानी, पानी यहाँ आसपास है, मुझे पानी चाहिए। मेरे इस बात को सुनकर वो दोनों व्यक्ति कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहे। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति अपनी उंगलियों से सामने की ओर इशारा करने लगे। मैं थोड़ा सा खुश हो गया था। चलो, शायद सामने मुझे पानी मिलेगा। यही सोचकर मैं वहां से आगे बढ़ चला। मैं वहां लगभग 1 घंटे तक चलता ही रहा और 1 घंटे चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच आया था जहां पे कई सारे लोग थे। वैसे ही अजीब से दिखने वाले लोग, जिनके शरीर से थोड़े थोड़े धुएं उठ रहे थे और वहां कई सारे पत्थर के घर भी बने हुए थे और उन घरों के पीछे एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ था। मैं दूर से उस पेड़ को देख पा रहा था। अब मैं चलता हुआ वहीं के एक व्यक्ति के पास गया। उसके शरीर से थोड़े थोड़े धुएं उठ रहे थे और उसके पास जाकर कहने लगा, भाई साहब, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? मेरे इतना बोलते वहां पे जितने भी व्यक्ति थे जो मेरे आसपास घूम रहे थे, वहां पे कई सारे मर्द थे, कई सारे औरतें थी, सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे और वो मेरी ओर घूरना शुरू हो गए थे। मैं जिससे पानी मांगा था वो व्यक्ति भी मेरी ओर घूर रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या पहले ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब तो मुझे ये लोग ऐसे घूर नहीं रहे थे, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ के एक व्यक्ति से पानी मांगा, ये सारे लोग मुझे घूरना शुरू हो गए। हो सकता है मैंने पानी मांगा है और पानी यहाँ पे बहुत ही बेशकीमती होगा, यही कारण है कि ये लोग मुझे घूरना शुरू हो गए हैं। वैसे ही मुझे लगातार कुछ देर तक घूरते रहे और कुछ देर के बाद वहाँ पे 4 लोग मेरे पास आ गए और वो मेरे हाथ पैर को पकड़कर उठाना शुरू हो गए। 2 व्यक्ति मेरे हाथ को पकड़ लिया था और 2 व्यक्ति मेरे पैर को पकड़ लिया था। वो इसी तरह से उठाकर मुझे अपने साथ कहीं लेकर जा रहे थे और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। शायद मुझे इन लोगों से पानी नहीं मांगना चाहिए था, मैं यही सोच रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद मुझे वो एक पेड़ के पास लेकर आ गए। वो मुझे जमीन पर उतारा और तब मैं देख पाया था वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और इस पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। ये दरवाजे के आकार जैसा छेद लग रहा था और इस छेद से काफी ज्यादा पानी निकल रहा था। मैं इसे देखकर हैरान था, पेड़ से पानी निकल रहा है और वो भी इतना ज्यादा पानी। वहां जितना भी पानी जमीन पर गिर रहा था सभी पानी वहां रेत में समाई जा रही थी और मैं बहुत ज्यादा हैरान था। ये वही पेड़ था जो इस घर के पीछे लगा हुआ था। और तब वो सभी लोग इशारा करते हुए कहने लगे, वो अपनी उंगलियां दिखाकर ऐसा कह रहे थे और मैं समझ पा रहा था ये मुझे पानी पीने के लिए कह रहे हैं। मैं चलता हुआ उस पेड़ के पास गया और वहां उस पेड़ से पानी निकल रहा था। मैं अपने हाथ को लगाकर पानी पीने लगा और जैसे ही मैं पानी पिया था कि तभी वहां उस पेड़ के तने में वो जो बड़ा सा दरवाजा था जिसके जरिए इस पेड़ से पानी निकल रहा था, वो दरवाजा चमकना शुरू हो गया था। यहाँ की पानी भी चमकना शुरू हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या होने लगा है। मैं वहां उसी पेड़ के पास खड़ा था कि तभी अचानक से मेरा शरीर उस पेड़ के दरवाजे की ओर खींचना शुरू हो गया था। मैं वहां समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। मेरा शरीर अपने आप उस पेड़ की ओर खींचे जा रहा था और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह से उस दरवाजे की ओर खींचता चला गया। मैं उस पेड़ के पास पहुंचा ही था कि तभी वो पेड़ पूरी तरह से चमका
और उसमें एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया था। मेरा शरीर वहां पानी के ऊपर से खींचता हुआ उस पेड़ के अंदर समा गया था और मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं और यहाँ मुझसे कुछ ही दूरी पर एक झरना बह रहा है जो इसी पहाड़ पर से बह रहा था। मैं सोचने लगा, क्या इस पहाड़ के उस ओर कोई नदी है या फिर कोई तालाब है जहां से यह झरना बह रहा है। मैं उस झरने को देख रहा था और तभी मैंने देखा इस पहाड़ के चारों ओर तो सिर्फ पानी ही पानी थी। ये पहाड़ पूरी तरह से समुद्र के बीच में बसा हुआ था और उस पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा था। यहाँ आसमान में सूरज उगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे वो गर्मी नहीं थी जैसा गर्मी इसके पिछले वाली दुनिया में थी। मैं वहाँ पहाड़ के ऊपर खड़ा सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँ। इसके पिछले वाली दुनिया में तो जमीन थी, रेत थे जिस पर मैं चलता हुआ आगे तक जा पाया था और वहाँ मुझे अजीब से दिखने वाले इंसान मिले थे जो मेरी मदद कर पाए थे। लेकिन यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी है। कहाँ जाऊँ मैं? क्या मुझे इसी पहाड़ पर रहना होगा? दिन के लगभग 3 बजे का समय होगा और मैं उसी पहाड़ पर खड़ा इधर उधर देखने लगा। वहाँ पहाड़ पर कई सारे पेड़ लगे हुए थे और मैं उन पेड़ों को गौर से देख रहा था। मैं वहाँ किसी फल वाले पेड़ का तलाश करना चाहता था जिसपे शायद फल लगे हों और मैं फल खाकर अपनी भूख को मिटा पाऊं, क्योंकि भूख भी मुझे काफी तेज लगी हुई थी। न जाने कितने घंटों से मैं यहाँ इस दूसरी दुनिया का चक्कर काट रहा हूँ, न जाने कितने घंटे बीत गए होंगे। मैं वहाँ चलता हुआ पहाड़ी पे कई सारे पेड़ों के पास जाने लगा। मैं वहाँ सभी पेड़ों को देखने लगा कि इन पेड़ों में से कौन सा फल का पेड़ है। हो सकता है यहाँ पे कोई फल का पेड़ मुझे मिल जाए। मैं वहाँ लगभग 10 मिनट तक फल के पेड़ को ढूंढता रहा और 10 मिनट बाद मुझे एक ऐसा पेड़ मिल भी गया जो कि सेब का पेड़ था और मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पेड़ के ऊपर थोड़े काले रंग के दिखने वाले सेब लगे हुए थे, लेकिन ये सेब के ही पेड़ थे। मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ सेब को तोड़कर नीचे आ गया। ये सेब थोड़े काले से दिख रहे थे, लेकिन मैं इसे खाना चाहता था क्योंकि मुझे भूख ही काफी ज्यादा लगी हुई थी। हो सकता है ये सेब थोड़े जहरीले होंगे और हो सकता है कि इसे खाने से मेरी मौत हो जाए, लेकिन अगर मैं भूखा रहा तो भी तो भूख के कारण मेरी मौत हो जाएगी। मुझे इसे खाना ही होगा। मैं यही सोचकर उस सेब को खा लिया और उसे खाने के बाद लगभग 5 मिनट बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि सेब में शायद कुछ ऐसा था जिसके कारण मुझे नींद आना शुरू हो गई है। मैं वहां उसी पहाड़ी पर लेट गया और मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई। मेरी आंखें खुली भेड़ियों के गुर्राने की आवाज से। जब मैंने अपनी आंखें खोला तब मैंने देखा कि ये रात का समय था। वहां आसमान में चांद उगे हुए थे और मेरे आसपास कई सारे भेड़िया सा दिखने वाले जीव थे। ये भेड़िया भी नहीं थे, ये भेड़िया से थोड़ा अलग देखने में लग रहे थे। इसकी आंखें चमक रही थी और वो भेड़िया सभी के सभी भेड़िया मुझे घेर कर खड़े थे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे। मैं तो यहाँ जमीन पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अगर ये चाहते तो मुझे जान से भी मार डाल सकते थे, मेरा खून पी सकते थे, लेकिन ये मुझे ऐसे घेर कर क्यों खड़े हैं। मैं वहां अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। रात का समय था और समुद्र की लहरें मेरे कानों पर साफ साफ पड़ी जा रही थी। यहाँ पे जितने भी भेड़िया मुझे घेर कर खड़े थे, सभी भेड़िया मेरे ऊपर गुर्रा रहे थे। इनकी आंखें चमक रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ मेरे ऊपर ऐसे गुर्रा क्यों रहे हैं, ये मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे। लेकिन तभी वहां पे एक भेड़िया मुझे अपने सर से धक्का देना शुरू हो गया था। वो मुझे इस पहाड़ी से नीचे धकेलना चाहता था, वहां समुद्र में धकेलना चाहता था। और देखते ही देखते सभी भेड़िया मुझे अब धक्का देना शुरू हो गए थे। मैं वहां उस पहाड़ी पर बैठा हुआ था और वहां कुछ भेड़िया अपने सर से मुझे धक्का दे रहे थे और कुछ भेड़िया मुझे अपने पैर से धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहां उठ खड़ा हुआ और वो मुझे धक्का दिए जा रहे थे। उसके अंदर काफी ज्यादा जान थी, वो मुझे अपने पैर से धक्का दे पा रहे थे। मैं वहां जमीन पर भी बैठा हुआ तो भी वो मुझे खिसका पा रहे थे और अब मैं खड़ा हो गया था तो भी वो मुझे धक्का देने में सक्षम थे। मैं क्या करता? मैं वहां पहाड़ी की ओर भागने लगा। अगर मैं यहाँ समुद्र में गिरा तो मेरी मौत हो जाएगी। मैं वहां पहाड़ी की एक ओर भागने लगा और वो भेड़िया भी मेरा पीछा करना शुरू हो गए थे। मैं काफी रफ्तार से भागे जा रहा था और वो भेड़िया भी मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे थे। उनकी रफ्तार मुझसे काफी ज्यादा तेज थी। कुछ ही देर में वहां पे कुछ भेड़िया मुझसे आगे हो गए थे और मुझे आगे से घेर लिए थे और कुछ भेड़िया मेरे पीछे थे जो मुझे समुद्र में गिराना चाहते थे। मेरे बाएं ओर समुद्र था। अगर मैं 3-4 कदम भी पीछे होता, बाएं ओर पीछे होता, तो मैं सीधा समुद्र में जाकर गिरता। वहां सभी भेड़िया मेरे पास आ गए
और इस बार वो सभी भेड़ियां अपने दांतों को मेरे कपड़े में गड़ा दिए। वो अपने मुंह से मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ रखे थे और वो सभी भेड़ियां मेरे कपड़ों के जरिए मुझे घसीटते हुए वहां समुद्र की ओर लेकर जाने लगे। वो मुझे किनारे पर लेकर गए और सभी भेड़ियां मेरे कपड़े को छोड़ दिए। मेरे कपड़े को छोड़ते ही मैं लुढ़कता हुआ, मैं उस पहाड़ से ढलकता हुआ सीधा समुद्र में जाकर गिरा था। ये समुद्र काफी ज्यादा गहरा था। यहाँ किनारे पर इतना ज्यादा गहरा नहीं होता। किनारे पर तो रेत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रेत नहीं थे। यहाँ समुद्र सीधा गहरा था और मैं वहां पानी में डूबता जा रहा था। मैं पानी के अंदर जाता जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा था। मैं पानी में भी थोड़ी थोड़ी सांस ले पा रहा था और मैं हैरान था। पानी के अंदर कोई इंसान सांस नहीं ले सकता, लेकिन मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूं? मैं वहां तैरकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस पानी में तैर नहीं पा रहा था। मैं सीधा समुद्र में डूबता जा रहा था, पानी के नीचे चला जा रहा था। मैं ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक डूबता ही रहा, समुद्र के नीचे ही जाता रहा और 10 मिनट बाद मैं वहां समुद्र के सतह पर पहुंच आया था। और सामने जो मैंने नजारा देखा, मैं बहुत ज्यादा हैरान था। यहाँ पानी के अंदर मेरे सामने एक काफी बड़ा सा महल बना हुआ था। ये सोने का महल लग रहा था जो यहाँ पानी के अंदर चमक रहा था। मैं हैरान था, यहाँ पानी के अंदर कौन रहता होगा? यहाँ इतना बड़ा महल, सोने का महल आखिर किसने बनवा कर रखा होगा? मैं वहां पानी के अंदर चलता हुआ उस महल के पास जाने लगा। मैं वहां पानी में तैरकर तो जाना चाहता था, लेकिन मैं उस पानी में तैर ही नहीं पा रहा था। मैं चलता हुआ उस महल के पास गया और वहां मैं जैसे उस महल में कदम रखा कि वहां मेरे सामने 2 व्यक्ति प्रकट हो गए थे। एक काफी मोटा ताजा व्यक्ति था जो अचानक से मेरे सामने आ गया था। इन दोनों व्यक्ति के सर पे 2 बड़े बड़े लाल रंग के सींग थे और मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, कहीं मेरी मौत तो नहीं होगी, कहीं ये यमदूत तो नहीं जो मेरे प्राण को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वो दोनों व्यक्ति मेरे हाथों को पकड़ लिया और वो कुछ बुदबुदाने लगा और फिर कुछ ही सेकंड में मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा मैं उस महल के अंदर था और वहां सामने एक बड़े से सिंहासन पर कोई औरत बैठी हुई थी जो देखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर थी। और वो इन दोनों मोटे व्यक्ति से कहने लगी, छोड़ दो इसे। उस औरत के इतना कहते ही ये दोनों मोटे व्यक्ति मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो गए। उसके बाद वो औरत मुझसे कहने लगी, आओ, तुम्हारा मेरे इस दुनिया में स्वागत है। बहुत देर कर दी, मैं कब का तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहती थी, लेकिन तुम जैसे आना ही नहीं चाहते थे। मुझे तुम्हें मेरे जानवरों के द्वारा यहाँ पर लाना पड़ा। खैर, तुम अब आए और मुझे पता है कि तुम अपनी दुनिया में जाना चाहते हो, पृथ्वी पर जाना चाहते हो। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। औरत ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, क्या सच में आप मुझे मेरी दुनिया में पहुंचा सकती हैं? तो उसका कहना था, हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पृथ्वी पर भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे शर्तों को मानना होगा। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, बताइए क्या शर्तें हैं आपकी? तो उनका कहना था, मुझे तुम्हारी उम्र पूरे 10 साल चाहिए, और हाँ देखो, जब तुम अपनी 10 साल उम्र मुझे दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ उपहार भी दूंगी जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या मैं अपनी उम्र आपको 10 साल दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो उसका कहना था, देखो, तुम पूरे 70 साल जीने वाले हो और उनमें से मैं तुम्हारे 10 साल लूंगी, तुम्हारे उम्र 10 साल लूंगी, जिससे तुम सिर्फ 60 साल तक ही जीवित रह पाओगे। लेकिन हाँ, जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे उम्र के बदले एक ऐसा उपहार दूंगी जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। ये मेरे उम्र के 10 साल ले लेगी? 10 साल? मेरे जीवन के 10 साल ले लेगी? मैं उसे कहने लगा, नहीं, मैं आपको एक भी साल नहीं देने वाला। मैं अपने जीवन का 10 साल क्यों दूं आपको? तो उसका कहना था, तो फिर ठीक है, तुम यहीं पर रहो, इसी दुनिया में रहो। मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, ना परेशान करने वाली। यहीं पे तुम कोशिश करो, कोशिश करके देख लो कि क्या तुम इस दुनिया से बाहर निकल पाते हो। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं जानता था कि शायद मैं इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं यहाँ इस दुनिया में पृथ्वी पे जाने का दरवाजा कहाँ ढूंढूंगा? वो दरवाजा किसी को दिखाई नहीं देता, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? अगर मैं इसी दुनिया में फंसा रहा तो मेरा पूरा जिंदगी तो इसी दुनिया में व्यर्थ चली जाएगी। उससे अच्छा है कि 10 साल, सिर्फ 10 साल ही तो जा रहे हैं, मैं अपने 10 साल इस औरत को दे देती हूँ। यही औरत है
जो मुझे मेरे दुनिया में भेज सकती है। मैं उस औरत से कहने लगा, ठीक है, मैं आपको अपने जीवन के 10 साल देने को तैयार हूँ, आप ले लीजिए, लेकिन हाँ, मुझे मेरी दुनिया में भेज दीजिएगा, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। मैं ऐसा उस औरत से कह रहा था और वो औरत भी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अब तक का जीवन बहुत ही दुखों से बीता है, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे 10 साल के उम्र के बदले में तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगी जिससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, और तुम मेरा यकीन मानो, तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। औरत ऐसा कह रही थी और मैं उसे कह रहा था, ठीक है, आपको उपहार देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे उपहार की लालच नहीं है, लेकिन मुझे मेरी दुनिया में भेज दीजिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, वो अकेली होगी। मैं ऐसा उस औरत से कह रहा था और तब औरत भी कहने लगी, ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हें भेजती हूँ तुम्हारी दुनिया में। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर वहीं महल के एक बड़े से कमरे में आ गई, और जब वो औरत अपने एक हाथ को लगाकर उस बड़े से कमरे के दरवाजे को खोली थी, तब कुछ समय के लिए उस कमरे के अंदर से काफी तेज रोशनी बाहर की ओर आती रही। पहले तो हमारी आंखें कुछ देर तक चुंधिया सी गई थी, और उसके बाद जब उस कमरे के अंदर से आ रही वो तेज रोशनी थोड़ी कम हुई, तब मैं देख पाया था वहां उस कमरे के अंदर सभी जगह दरवाजे ही दरवाजे थे, कई सारे दरवाजे। वहां सभी दरवाजे हवा में झूल रहे थे। वहां इस कमरे की छत नहीं थी, लेकिन सभी जगह दरवाजे ही दरवाजे। यहाँ कमरे के छत की जगह आसमान थी जहां तारे चमक रहे थे। और तब वो औरत मुझसे कहने लगी, देखो यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं, ये सभी दरवाजे अलग अलग दुनिया में जाने के लिए हैं। देखो, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे दुनिया हैं, और उन दुनिया में से तुम 3 दुनिया से अभी होकर आए हो। पहला पृथ्वी, दूसरा वो हरे भरे घास जहाँ जमीन पर बादल थे और जहाँ जिस दुनिया में बड़े बड़े चमगादड़ थे, और हाँ तीसरा वो रेत वाली दुनिया। खैर, तुम अब मेरे साथ मेरे इस दुनिया में हो, और मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी। लाओ, तुम अपना हाथ दो। औरत ऐसा करे थी और मैं अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। वो मेरे हाथ को पकड़कर कुछ मंत्रों को बुदबुदाना शुरू हो गई, और फिर देखते ही देखते उस औरत का शरीर चमकना शुरू हो गया था। वो औरत मेरे हाथ को पकड़े हुए अपनी आंखों को मूंद कुछ मंत्रों को बुदबुदाए जा रही थी, और उस औरत का शरीर चमक रहा था। और तब मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आना शुरू हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। और तभी वो औरत अपनी आंखें खोली और वो मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे 10 साल ले लिए हैं, तुम्हारे जीवन के 10 साल ले लिए हैं। देखो, मेरा चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं पहले से ज्यादा जवान तो दिख रही हूं ना। औरत ऐसा कह रही थी, और तब मैं उसके चेहरे को गौर से देखा। सच में ये पहले से ज्यादा जवान दिखने लगी थी। इसका चेहरा भी पहले से ज्यादा सुंदर हो गया था। और तब मैं समझ पाया था ये ऐसे इंसानों की उम्र लेती है और ये हमेशा जवान रहती है। मैं उस औरत से कहने लगा, आपकी उम्र कितनी है? तो उनका कहना था 10,000 साल। 10,000 साल? मैं 10,000 सालों से जीवित हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया में कई सारे ट्रैप लगाती हूँ, जैसा कि वो टेंट वाला ट्रैप ही था हमारे इस दुनिया में आने के लिए। वहाँ वो जो जोकर जैसा दिखने वाला व्यक्ति था, वो मेरा ही आदमी था, और उसी टेंट के जरिए यहाँ पर कई सारे व्यक्ति आएंगे और मैं उनका उम्र खींचूंगी, उनसे उनके कुछ साल लूंगी, और ऐसे ही मेरी उम्र बढ़ती जाएगी। मैं ऐसे ही हमेशा पृथ्वी पर कई सारे ट्रैप लगाती रहती हूँ, कई सारे ट्रैप बनाती रहती हूँ। वहाँ से इंसान आते हैं और मैं उनकी उम्र लेती हूँ। और आज तुम आए थे और मैं तुम्हारी उम्र ली हूँ। देखो, मैं तुम्हारा उम्र ले चुकी हूँ और अब समय है तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने का। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो उपहार देती हूँ। देखो, मैं ये उपहार सभी को नहीं देती, लेकिन तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, इसी वजह से मैं तुम्हें ये उपहार दे रही हूँ। इतना बोलते ही उसके हाथों में एक बड़ा सा संदूक आ गया था। ये बड़ा सा संदूक था और वो मुझे देते हुए कहने लगी, ये लो, इसे अभी खोलकर नहीं देखना है। जब तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे तब इसे खोलकर देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगा, यकीन मानो। औरत ऐसा कह रही थी और मैं भी अपने हाथ में संदूक को पकड़ लिया था। उसके बाद वो औरत अपने हाथ से मेरे एक बाह को पकड़कर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगी। कुछ मंत्रों के बुदबुदाते ही हम दोनों वहां आसमान में उड़ने लगे थे, और वो औरत मुझे उड़ाते हुए एक दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर दी थी और कहने लगी, ये रहा, ये है तुम्हारे पृथ्वी पे जाने का दरवाजा। तुम्हें इस दरवाजे के अंदर जाना है, सामने वाले दरवाजे के अंदर। गलती से भी इधर वाले दरवाजे के अंदर या फिर इस साइड वाले दरवाजे के अंदर मत चले जाना, वरना तुम किसी और ही दुनिया में चले जाओगे।
और हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाओगे। तुम्हें सामने वाले दरवाजे में ही जाना है। औरत ऐसा कह रही थी और मैं भी चलता हुआ उस दरवाजे में पहुंचा। मैं जैसे उस दरवाजे में अपने कदम को रखा था कि वहां काफी तेज रोशनी हुई। मेरी आंखें चुंधिया गई और मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब मैं अपनी आंखों को खोला तो मैं वहां उसी टेंट के बाहर खड़ा था। वहां वही काले कपड़े वाला वो व्यक्ति खड़ा था जिसने अपने सर पे लाल रंग की टोपी को पहन रखा था। और वो व्यक्ति मुझे देखते ही कहने लगा, कैसा रहा हमारी दूसरी दुनिया के भूल भुलैया का सफर? तुम्हें मजा तो आया ना? अच्छा, तो तुम्हें हमारी महारानी साहिबा ने उपहार भी दिया है। मतलब कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, क्योंकि हमारी महारानी साहिबा सिर्फ उन्हीं को उपहार देती हैं जो कि बहुत ज्यादा सच्चा और अच्छा इंसान होता है। तुम यकीन मानो, इस संदूक के अंदर बहुत ही ज्यादा बेशकीमती सामान होगा। तुम इसे सीधा अपने घर में ही जाकर खोलना। वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं सोचने लगा, मतलब इसे सब कुछ पहले से ही पता था। ये जानबूझकर इंसानों को अपने इस भूल भुलैया की दुनिया में फंसाता है और इसकी महारानी इंसानों की उम्र लेती है। क्या मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूं? मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो व्यक्ति मुझसे कहने लगा, पुलिस को बताने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें पागल समझेंगे। क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ से सिर्फ 10 कदम आगे जाओगे, उसके बाद जब तुम मुझे पलट कर देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मैं किसी और को दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं कभी कभी ही किसी को दिखाई देता हूँ। उस समय जब तुम यहाँ मेरे स्टैंड के पास आ रहे थे तब तुमने मेरे स्टैंड के आसपास किसी व्यक्ति को देखा था क्या? नहीं ना, क्योंकि उस समय सिर्फ तुम थे जिसे मेरा ये टेंट दिखाई पड़ रहा था। तुम्हारे अलावा और कोई भी व्यक्ति मेरे इस टेंट को देख नहीं पा रहा था। और अगर तुम किसी को ये टेंट दिखाने की कोशिश भी करते तो उसे मेरा ये टेंट दिखाई नहीं पड़ता। खैर, तुम्हें ये उपहार मिला है और अब तुम सीधा घर जाओ। रात के 4 बज रहे हैं और ये वही रात है जिस रात तुम यहाँ पर आए थे। भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि तुम वहाँ दूसरी दुनिया में 3 से 4 दिन बिताए थे, लेकिन नहीं, तुम्हारे दुनिया में सिर्फ 7 घंटे बीते हैं। तुम रात के 9 बजे यहाँ मेरे स्टैंड के पास आए थे और अभी रात के 4 बज रहे हैं। पूरे 7 घंटे ही बीते हैं। जाओ, अपने घर जाओ। वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं हैरान था। इसे तो सब कुछ पता है, ये मेरी मन की बात को पढ़ सकता है। मैं भी अब चलता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। मैं जैसे ही उस टेंट से कुछ दूर आगे आया था और जब मैं पीछे पलट कर देखा, सच में वहां से वो टेंट गायब था। वहां ना तो कोई टेंट था और ना ही वो व्यक्ति था। वहां सिर्फ वो बड़ा सा कचरे का ढेर था और मैं हैरान था। वहां मेले में जितने भी लोग आए थे सभी अपने अपने घर जा चुके थे और अब मैं भी अपने हाथ में उस बड़े से संदूक को पकड़ा अपने घर की ओर बढ़ चला। मैं लगभग आधे घंटे बाद अपने घर पहुंचा और वहां माँ दरवाजे पर खड़ा मेरा राह देख रही थी। वो मुझे देखते ही थोड़ा सा गुस्सा हो गई। उसके आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू थे और वो मुझसे कहने लगी, कहाँ रह गए थे? तुम्हारे दोस्त लोग तो सभी रात के 11 बजे ही आ गए और तुम अब आए हो रात के पूरे 4:30 बजे। कहाँ रह गए थे? मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करते हुए कह रही थी और मैं उन्हें अपने बारे में सारी घटना बताया कि मैं कैसे दूसरी दुनिया में गया था। मैं उन्हें उम्र देने वाली घटना के बारे में नहीं बताया। अगर मैं उन्हें बताता कि मैं कैसे उस औरत को अपना 10 साल उम्र देकर आया हूँ तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती। इसीलिए मैं उन्हें नहीं बताया था और मेरी माँ भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो कह रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। और तब मैं उनके सामने वो बड़ा सा संदूक खोला था और उसके अंदर वहां संदूक भरकर हीरे जवाहरात थे और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अगर मैं इसे बेचूं और इसके बदले मुझे जो पैसे मिलेंगे उतने पैसे मैं अपने 10 साल में तो क्या पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाऊंगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और अगले दिन मैं कुछ हीरे जवाहरात को लेकर एक सुनार की दुकान पर चला गया और उसे बेच डाला। पहले तो मुझसे पूछ रहे थे इतने पुराने और शुद्ध सोने तुम कहाँ से लेकर आए, पर मैं उनसे कहने लगा कि ये मेरे पुरखों की है। फिर वो हीरे जवाहरात के बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दिए और वो मुझसे कहने लगे, देखो तुम्हारे इस हीरे जवाहरात के बदले पूरे 1 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही दे पाऊंगा, बाकी धीरे धीरे करके मैं तुम्हें दे दूंगा। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी मान गया था। फिर वो 3 महीने में मेरे सारे पैसे 1 करोड़ रुपए मुझे लौटा दिए और मैं उन पैसों से अपने सारे कर्ज को अदा कर पाया और फिर मैं एक बड़ा सा घर बना लिया और मैं आज उसी घर में अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहता हूँ।